सिंक्रोनस मशीन चैप्टर का यह दूसरा वीडियो है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जाना था कि जब हम 3 फेज सप्लाई को स्टेटर से जोड़ते हैं तो कैसे उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, जिसके रोटेशन को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, जिसमें हमने बहुत गहराई से इसे समझाया है। इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मशीन जैसे सिंक्रोनस जनित्र और सिंक्रोनस मोटर की संरचना के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस जनित्र यानी अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर की संरचना लगभग समान ही है। बस इन दोनों में केवल इतना अंतर है कि अल्टरनेटर से हम सप्लाई आउटपुट में लेते हैं और सिंक्रोनस मोटर को हम इनपुट के रूप में सप्लाई प्रदान करते हैं। तो अब चलिए इन दोनों में से अल्टरनेटर की संरचना को समझते हैं। सिंक्रोनस मशीन के मुख्य 2 भाग होते हैं, जैसे स्टेटर और रोटर। चूंकि हमने पिछले वीडियो में भली भांति समझा है कि स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग करी जाती है और रोटर पर फील्ड वाइंडिंग करी जाती है, और इन्हीं पर क्यों करी जाती है, इसे उल्टा क्यों नहीं करते, इसको भी हमने समझ लिया था। तो पहले हम स्टेटर के बारे में पढ़ते हैं, फिर रोटर के बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर। यह आकृति में बेलनाकार होता है, जिसके आंतरिक हिस्से पर कई स्लॉट्स कटे हुए होते हैं, जिन पर स्टेटर वाइंडिंग की जाती है। यह स्टेटर 3% सिलिकॉन के साथ कोल्ड रोल नॉन ओरिएंटेड स्टील का बना होता है। इसे शॉर्ट में CRNGO भी कहते हैं। क्या आपके मन में ख्याल नहीं आ रहा कि हम इसका ही क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि CRNGO के उपयोग से पूरी मशीन के भीतर फ्लक्स समरूप बना रहता है। लेकिन इसमें सिलिकॉन मिलाने की क्या वजह है? क्योंकि सिलिकॉन मिलाने से इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे इसके स्वयं के अंदर से करंट का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे हानि कम होती है और फ्लक्स लीकेज कम होता है। और स्टेटर लैमिनेटेड भी किया जाता है। वो क्यों? ऐसा करने से इसमें भंवर धारा की उत्पत्ति को कम किया जा सकता है, जिससे एडी करंट हानि कम होती है। लैमिनेटेड होने का अर्थ है कि इसे स्टील की पतली पतली शीटों या पत्तियों से मिलाकर बनाया जाता है। इसीलिए इसके निर्माण में कोल्ड रोलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्टील को बहुत पतली शीटों में ढाल दिया जाता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे लैमिनेटेड करने से एडी करंट लॉस कम हो जाता है। मान लीजिए कि यह एक स्टेटर है, जो साइड से देखे तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और यह केवल एक ठोस धातु से बना है। अब चूंकि यह ठोस धातु चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आएगी तो इसमें भंवर धारा उत्पन्न होगी। चूंकि यह एक ठोस धातु से बना है और इसके साथ इसका क्षेत्रफल भी बड़ा है, जिससे भंवर धारा आसानी से इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में घूमती रहेगी और हमारे लिए ऊर्जा की हानि उत्पन्न करती रहेगी। अब यदि हम इस धातु के क्षेत्रफल को घटा दें तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिससे भंवर धारा के उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न होगी। अब ऐसे ही हम इस पूरे स्टेटर को इन बहुत सारी पतली स्ट्रिप से मिलाकर बनाते हैं तो बहुत हद तक भंवर धारा हानि को कम कर सकते हैं। इसलिए हम एक ठोस धातु की बजाय ऐसी स्ट्रिपों से स्टेटर का निर्माण करते हैं जिनकी मोटाई बहुत कम हो और एरिया भी कम हो। हालांकि हम इस भंवर धारा हानि को खत्म नहीं कर सकते हैं, केवल कम ही कर सकते हैं। तो स्टेटर की संरचना में बस इतना ही है, जो कुछ ज्यादा नहीं है। जबकि रोटर एक बड़ा टॉपिक है, तो अब हम रोटर की संरचना को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर। सिंक्रोनस मशीन में रोटर 2 प्रकार के होते हैं, एक सेलिएंट पोल रोटर और दूसरा नॉन सेलिएंट पोल रोटर, जिसे बेलनाकार रोटर भी कहते हैं। हम दोनों की संरचना को बारी बारी से देखते हैं। सेलिएंट पोल रोटर। इसकी आकृति आपके सामने है, हालांकि इसकी संरचना ऐसी होने की अपनी वजह है और लाभ है। पोल के इस भाग को पोल कोर कहते हैं और इसी पोल कोर पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इस प्रकार के रोटर वाली मशीन में स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप समान नहीं रहता है, चूंकि रोटर में उत्पन्न फ्लक्स वायु के माध्यम से ही स्टेटर के चालकों तक जाता है, जिसके कारण इसमें एयर गैप के बदलने से चुंबकीय फ्लक्स की पारगम्यता अर्थात चालकता भी बदलती रहती है, जिससे चुंबकीय प्रतिरोध यानी मैग्नेटिक रिलक्टेंस भी कम ज्यादा होता रहता है। क्योंकि वायु की चुंबकीय पारगम्यता बहुत कम होती है, जिसके कारण इसका प्रतिरोध यानी रिलक्टेंस बढ़ जाता है। क्योंकि चुंबकशीलता मैग्नेटिक रिलक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चूंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस मैग्नेटिक रिलक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो यह व्युत्क्रमानुपाती संबंध आया कैसे? हम जानते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा और इंडक्टेंस के समानुपाती होता है, और इंडक्टेंस के इस संबंध से हमें पता चला कि इंडक्टेंस रिलक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम इस संबंध में इंडक्टेंस की जगह रिएक्टेंस लिख सकते हैं, और जिससे हमें यह व्युत्क्रमानुपाती का संबंध मिलता है। तो रिलक्टेंस के बढ़ने से रिएक्टेंस भी घट जाता है, इसलिए जहां एयर गैप अधिक वहां रिएक्टेंस कम हो जाता है, और जहां कम वहां रिएक्टेंस अधिक हो जाता है। तो जैसे जैसे रोटर घूमता है उसके साथ रिएक्टेंस भी बदलता रहता है। चूंकि इस रोटर में दो एयर गैप बनते हैं, जिससे दो ही रिलक्टेंस बनते हैं, हाई और लो, तो इनसे दो ही रिएक्टेंस भी बनते हैं, लो और हाई, जिनको हम XQ और XD के रूप में व्यक्त करते हैं। इस एक्सिस को क्वाड्रेचर एक्सिस कहते हैं और दूसरी इस एक्सिस को डायरेक्ट एक्सिस कहते हैं। इसको हम अधिक गति पर नहीं चला सकते हैं, इसलिए इस रोटर को लो स्पीड रोटर भी कहते हैं। मतलब इस रोटर का वहां यूज करेंगे जहां कम स्पीड की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के रोटर का उपयोग हाइड्रो पावर प्लांट व डीजल इंजन में किया जाता है, जहां ज्यादा स्पीड की आवश्यकता नहीं है। इस रोटर की स्पीड 50 से 1000 तक होती है, लेकिन इसकी औसतन स्पीड 300 RPM रखी जाती है। तो अब हम इसमें अधिक गति पर फ्लक्स का छेदन कराकर आवश्यक EMF उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब फ्लक्स का कटाव ही कम होगा तो EMF भी कम प्रेरित होगा। तो अब हमारे पास केवल एक रास्ता बचा कि हम फ्लक्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे होगा ये कि कम गति पर अधिक फ्लक्स का छेदन होगा। तो अब इससे हमें आवश्यक वोल्टेज प्राप्त हो सकती है। इसलिए इसमें 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए पोलों की संख्या 6 से 120 तक होती है। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सेलिएंट पोल रोटर को अधिक गति पर क्यों नहीं चलाते हैं? जब सेलिएंट पोल रोटर को तेज गति पर घुमाते हैं तो रोटर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है। चूंकि रोटर के आकार के कारण उसका भार समरूप नहीं है, इसलिए इसमें डिसबैलेंस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो मशीन को अनस्टेबल करती है। सेलिएंट पोल रोटर से उत्पन्न पावर रोटर के आयतन के समानुपाती होती है। सेलिएंट पोल रोटर का व्यास उसकी लंबाई का लगभग 5 गुना होता है। इसके साथ ही रोटर का डायमीटर बड़ा होने से हमें स्टेटर का भी डायमीटर भी बड़ा रखना पड़ता है। स्टेटर का डायमीटर अधिक होने से उसमें अधिक स्लॉट्स बनाए जा सकते हैं और उसमें अधिक वाइंडिंग टर्न्स लगाए जा सकते हैं। अतः एक निर्धारित वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इस मशीन की लंबाई कम हो जाती है और व्यास अधिक हो जाता है। चलिए अब देखते हैं सेलिएंट पोल अल्टरनेटर के लिए कौन कौन सी टरबाइन स्टेबल रहती है। पेल्टन व्हील टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कपलैंड टरबाइन। डैम्पर वाइंडिंग सेलिएंट पोल रोटर पर ही करी जाती है। अब ये क्यों करी जाती है और डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए सिंक्रोनस मशीन की संरचना को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर। इसकी आकृति सामने से गोल व आकार बेलनाकार होता है। इसके 2/3 भाग पर स्लॉट्स कटे हुए होते हैं, जिस पर फीड वाइंडिंग करी जाती है। तो इसके 1/3 भाग पर क्या होता है? कुछ नहीं, यह ध्रुव उत्पन्न करने का कार्य करता है। इस प्रकार की मशीन में रोटर और स्टेटर के बीच एयर गैप समरूप रहता है, या कह सकते हैं नियत रहता। इसलिए इसकी चुंबकशीलता और रिलक्टेंस भी नियत रहती है, जिसके कारण इस मशीन का रिएक्टेंस भी हर जगह लगभग समान रहता है। इसलिए इसमें केवल एक रिएक्टेंस लेते हैं, जिसको सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहते हैं। इस रोटर की गति 1500 से 3000 RPM तक होती है और इसमें 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए पोलों की संख्या 2 या 4 होती है। अधिक गति होने के कारण इसे टर्बो अल्टरनेटर या उच्च गति अल्टरनेटर भी कहा जाता है। इसकी लंबाई इसके व्यास से अधिक होती है, यह 5 से 7 गुना तक हो सकती है और इसलिए यह अधिक गति पर कार्य कर सकता है। इसमें डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार के रोटर के लिए सूटेबल टरबाइन कौन सी होती है? इसके लिए स्टीम टरबाइन तथा गैस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। सिलिंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर का उपयोग थर्मल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट और नाभिकीय संयंत्र में किया जाता है। थैंक यू।